हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे। तो बच्चों अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। और ये चैप्टर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर फिजिक्स में काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, आगे के आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी यूज़ होगा इनके कॉन्सेप्ट्स। तो हम इनके कॉन्सेप्ट्स को इंडिविजुअली देखेंगे और उन पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रास्प हो जाए। और जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसको अगर आप एक फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, तो आपको वर्क एनर्जी पावर में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, बशर्ते आप उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जो ट्रिपल पी बताता हूँ, पांडे पावर पॉइंट, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते आप उन पॉइंट्स को फॉलो करें और बेसिक पर स्टिक करें। बेसिक्स पर स्टिक करें, कुछ भी ज़्यादा फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको ही ध्यान में रखना है, उससे ही आपके हर एक सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बच्चों, ये जो एनर्जी है, दिस इज एनर्जी पोसेस्ड बाई द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। दिस इज एनर्जी, याद रखना, दिस इज एनर्जी possessed by an object due to motion। ठीक है। अब देखो, अगर कोई इंसान है, सपोज ये इंसान है, ये मास m है उसका, ठीक है, और ये किसी वेलोसिटी v से अगर दौड़ रहा है, तो उसका जो हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है, उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या है? यूनिट है जूल्स। यूनिट किस में देते हैं एनर्जी का? जूल्स में। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज ये इंसान यहाँ था, इसकी इनिशियल स्पीड थी वी आई, ठीक है, इसका मास m था। यहाँ से वो चलते गया, सपोज s डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी स्पीड हो गई सपोज vf, ठीक है, और इसका मास m। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैसे लिखोगे? हाफ एम वी आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी आई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा सर हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, वी फाइनल स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। वी फाइनल इज व्हाट? फाइनल स्पीड, तो उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। तो अब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के क्या होगा भाई? चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज हाफ एम कॉमन ले लिया और वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको जो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है वो ये फॉर्मूला पहला याद रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और जो सेकंड फॉर्मूला याद रखना है वो है ये वाला फॉर्मूला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। A block of mass 2 kg moving at a speed of 10 meter per second accelerate at 3 meter per second square for 5 seconds. Compute its final kinetic energy. तो देखो, मेरा एक ब्लॉक था, क्या था? ब्लॉक था, एक छोटा सा ऐसा ब्लॉक था। ये क्या हुआ? It is moving at a speed of 10 meter per second with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। कंप्यूट इट्स फाइनल एनर्जी। तो अब ये क्या है? इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? इसकी इनिशियल स्पीड है सर 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या है?
एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास कितना है, मास है 2 kg, 2 kg। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है हाफ mv फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे v फाइनल निकालना होगा, तो v फाइनल कैसे निकालेंगे, तो सर v फाइनल इज इक्वल टू u प्लस ए टी लिख सकते हैं। मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो टाइम हमें दे रखा है कितना, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड दे रखा है, a भी दिया हुआ है और u भी दिया है, दिस इज व्हाट u इनिशियल स्पीड। तो v फाइनल कितना आ गया, v फाइनल इज इक्वल टू u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, u प्लस a कितना है 3, t कितना है 5, तो कितना आ गया 15 प्लस 10 25 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ m, मास कितना है 2 kg, v फाइनल का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ये से गया 25 स्क्वायर क्या होगा 625। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ गया मेरा 625 जूल्स, ठीक है 625 जूल्स। समझ में आई बात। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हाफ mv स्क्वायर। अब आप v निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जहाँ जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा था, क्या दे रखा था, एक्सेलरेशन दे रखा था, u इनिशियल स्पीड u दे रखी थी और टाइम दे रखा था। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने यूज करके क्या कर लिया, फाइनल स्पीड निकाल लिया, तो उससे मेरा जो है काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है वर्क। तो वर्क को कैसे डिफाइन करते हो, वर्क इज बेसिकली गिवन बाय, देखो स्मॉल वर्क, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक ले रहा हूँ मास m का, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है, और इस पे मैंने सपोज फोर्स लगाया F, ठीक है, फोर्स लगाया F, तो ये फोर्स F लगाया, तो वर्क जो मैं लिखूंगा वर्क इज गिवन बाय वर्क, और F डॉट ds इससे लिखूंगा वर्क को। अब देखो बेसिकली मैंने फोर्स F लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट, सपोज इसका इस मास m का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, मेरा जो मास m है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ds। तो उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, उनके बीच का एंगल है थीटा। तो F डॉट ds और ds मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ds मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और F इज द अप्लाइड फोर्स, F इज द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, F इज द अप्लाइड फोर्स। तो F डॉट ds को अगर हम इंटीग्रेट करते जाएं तो हमारा जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो होगा नेट वर्क डन बाय दैट फोर्स। देखो अब जैसे मैं यहाँ पे मास m ले रहा हूँ, m ऐसा कंडीशन ले रहा हूँ m, ठीक है, देखना ध्यान से, ये हो गया m, ये हो गया ग्राउंड, ये मेरा हो गया सपोज, ये हो गया मेरा ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। इस पे मैंने फोर्स लगाया सपोज इस डायरेक्शन में F, ठीक है, और इसका इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक मास m का इधर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज S डिस्प्लेस हुआ, तो मेरा ये बताओ वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन होगा सर, वर्क डन क्या होगा सर, वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, तो F लिख दिया, F डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, A डॉट B कैसे लिखते हैं, A डॉट B लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, यही लिखते हैं। तो F डॉट ds, F इंटू ds का मैग्नीट्यूड ds इंटू उसके बीच का एंगल, ये एंगल सपोज अगर थीटा है तो कॉस थीटा।
अब थीटा फिक्स है, एफ फिक्स्ड है, तो एफ कॉस थीटा बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब छोटे छोटे डी एस को इंटीग्रेट करते गया तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। डी एस में तो कहाँ से, 0 से एस डिस्प्लेस हुआ, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस इज द वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना निकल के आया, एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब हमेशा हमें क्या करना है, जब भी मुझे वर्क निकालना है तो क्या करना है, देखो ध्यान से। पहला चीज इससे मैं देख रहा हूं, इस वाले से वर्क डन से, इफ केस वन इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, तो वर्क डन कितना होगा, एफ कॉस 0 इज व्हाट 1, एफ इंटू एस होगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इफ थीटा इज 90, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा एफ इंटू कॉस 90 इज व्हाट 0 इंटू एस विच इज 0। इफ थीटा इज 180, तो वर्क डन कितना होगा, एफ इंटू कॉस 180 इज व्हाट -1 इंटू एस इज माइनस एफ एस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात है, देखो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में क्या है, मैंने बोला कि फर्स्ट केस में जो फोर्स और एस डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी मेरा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो मेरा वर्क क्या होगा, एफ इंटू एस, सिंपल। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स उसके परपेंडिकुलर है तो वर्क कितना होगा, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में है और मेरा फोर्स जो लग रहा है उस पॉइंट पे उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो मेरा नेट फोर्स क्या होगा, वो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क जो होगा माइनस एफ इंटू एस होगा, ठीक है। अब देखो, अब इतने कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, तो हमें एक रूल फॉलो करना होगा, हम उसी रूल को फॉलो करके हम वर्क का हर एक क्वेश्चन निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो रूल क्या है, देखो रूल क्या है, रूल्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ वर्क एनर्जी, और रूल्स इसको हमेशा फॉलो करना है, रूल्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको लिखो पांडे पावर पॉइंट में PPP में, ठीक है। फर्स्ट है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस acting on body in direction of displacement and perpendicular to that ठीक है, पहला चीज। सेकेंड चीज, फाइंड work done by using the formula कौन सा फॉर्मूला है, F डॉट ds इज व्हाट वर्क डन। तो अगर दो पार्ट में मैंने रिजॉल्व किया, अगर देखो पहला चीज़ है कि अगर मेरा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो एक फोर्स का कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में आएगा F पैरेलल, ठीक है, और एक F का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में F परपेंडिकुलर। तो F पैरेलल के कारण वर्क डन बाई F पैरेलल के कारण क्या आएगा, वो होगा F पैरेलल इंटू एस, सिंपल इंटू एस, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्रीज। और वर्क डन बाई एफ परपेंडिकुलर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और
फोर्स के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्रीज, ठीक है। अगर मेरा एफ पैरेलल कैसा रहता, अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था और एफ पैरेलल कैसा आता, ऐसा आता, एफ पैरेलल ऐसा आता और एफ परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आता, ठीक है। तो एफ वर्क डन बाई एफ पैरेलल कितना आ जाता है इस केस में, -F11 इंटू एस। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है 180 डिग्री है, और वर्क डन बाई एफ परपेंडिकुलर कितना आ जाता, 0। तो हमेशा दो ही चीज़ याद रखनी है, दो ही रूल्स याद रखने हैं कि हमें जनरली जो है फोर्सेस को जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना है और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो मैं बता रहा हूँ, इन सम केसेस, तीसरा पॉइंट जो है, इन सम केसेस where conservative forces are there, conservative forces are there, such as gravitational force, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स, ट्राई टू रिजॉल्व और फाइंड component of displacement in direction of force, direction of applied force। उससे क्या होगा कि हमारा काम आसान हो जाता है, उससे हमारा काम आसान। इस पॉइंट को अभी नोट कर लो, मैं जब कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा तब क्लियरली मेंशन करूंगा, बस अभी के लिए इस पॉइंट को नोट कर लो कि ये चीज़ होता है। उसी केस में जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, फोर्स के डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। क्यों उसका रीज़न मैं आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। A force F is equal to A plus Bx acts on a particle in the x direction। देखो ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज व्हाट y एक्सिस, ठीक है। F is equal to A plus Bx acts on a particle in the x direction where A and B are constant। Find the work done by this force during a displacement from x equal to 0 to x equal to d पे हमें वर्क निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर ही है। डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इधर ही है। डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो मेरा सिंपल वर्क डन क्या निकलेगा भाई, तो वर्क dw वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट dx, यही होगा, यही होता है वर्क डन, f डॉट dx। तो f क्या लग रहा है, a प्लस बी एक्स, ठीक है। dx x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो cos 0 कौन सा केस है, केस नंबर 1 है, जहां पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक है। तो वर्क मेरा क्या निकल के आया, x इक्वल टू 0 से d तक इंटीग्रेट करेंगे तो a dx 0 से d प्लस bx dx, ठीक है, bx dx 0 से d। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ a dx क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a dx आया a dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके d प्लस b x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 सिंपल, ठीक है, 0 से लेके d। तो a x में लिमिट रखो, x में लिमिट रखेंगे क्या आएगा, x की d रखा फाइनल लिमिट और इनिशियल लिमिट 0, ठीक है, प्लस b फाइनल लिमिट क्या है d, तो d स्क्वायर बाई 2, 0 रखूँगा तो 0 स्क्वायर बाई 2 इज 0। तो कितना आया मेरा a d प्लस b d स्क्वायर बाई 2। दिस इज द वर्क डन, समझ में आई बात मेरी। तो वर्क डन हमने कैसे निकाला,
तो वर्क डन हमने बेसिकली जो है एफ डॉट डी एस यही हमें फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना है और देखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है या 90 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो सिंपल एफ डी एस हो जाएगा, अगर 180 डिग्री है तो माइनस एफ डी एस होगा, और 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो ये इस तरीके से हमने जो वर्क का कॉन्सेप्ट है, वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, and the system rests on a horizontal surface. A constant horizontal force F acting on the lower block produces an acceleration F by 2m plus m in the system. The two blocks always move together. Find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the smaller block. अब मैंने जो फ्रिक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, देखो जब दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे, जब दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं किसी एक एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है सर, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है सर एफ बाई 2m प्लस m, एफ बाई 2m प्लस m, यही दे रखा है एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन दे रखा है f बाई 2m प्लस m। अब इन दोनों को अगर साथ में मूव करना होगा तो इस ब्लॉक मास स्मॉल m पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो ब्लॉक ऊपर में है वो जस्ट मूविंग कंडीशन में होगी, टेंडेंसी होगी मूव करने की, तो टेंडेंसी होगी मूव करने की, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट वैल्यू और स्टैटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट वैल्यू जस्ट सेम होती, आसपास में होती, इसलिए इसने पूछ दिया। बट मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो कैसा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे रेस्ट कर रहे हैं। अब देखो इस वाले ब्लॉक कैपिटल M वाले ब्लॉक की मूविंग टेंडेंसी किधर है, आगे, तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से कैसे लगेगा, आगे लगेगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से फ्रिक्शन आगे लगा। अब इस ब्लॉक मास स्मॉल m की मैं बनाऊंगा FBD, तो FBD बनाया, इधर लगा फ्रिक्शन फोर्स, इस पे ऊपर लगा नॉर्मल, और नीचे की तरफ कौन सा लगा फोर्स, स्मॉल mg, ठीक है, स्मॉल mg। तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, F बाई 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, म्यू एस इंटू एन होती है, और एफ काइनेटिक क्या होता है, म्यू के इंटू एन होता है, ठीक है। तो ये जस्ट सेम मैं बोलूँगा क्योंकि अभी टेंडेंसी है मूव करने की, तो एफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे क्योंकि जस्ट टेंडेंसी है। तो म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, एन क्या है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो एन इक्वल टू एम जी होगा, एन इक्वल टू एम जी होगा। तो म्यू के इंटू एन, एन इज व्हाट, एम जी, इज इक्वल टू मास इंटू एफ बाई 2 एम प्लस एम, यही होगा। यहाँ से m से m गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आई मेरी, म्यू की वैल्यू आई सर f बाई 2g स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है, यही आई मेरी वैल्यू। अब देखो म्यू की वैल्यू आ गई f बाई 2g स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या था सर, फ्रिक्शनल फोर्स था मेरा ये है, फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना होगा, m इनटू एक्सेलरेशन क्या है, f बाई 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट d ऑफ द पार्टिकल। तो अब ये मास m था, ये मास देखो, ये मास m था, ठीक है,
इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा था, इधर, ठीक है, ये रेस्ट कर रहा था, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया सर डी से, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी से डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे आ गया ये ब्लॉक मास m। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है सर एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। अब F और ds के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो क्या हमारा फॉर्मूला लगा, F इंटू एस लगेगा सीधे। तो F इंटू एस, F क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है d, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है m इंटू एफ बाई 2m प्लस m इंटू d। दिस इज द वर्क डन बाई फ्रिक्शन, दिस इज द वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ये हमारा फ्रिक्शन के कारण जो है वर्क डन निकल के आ गया। तो हमने फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एफ डॉट डी एस, उसके अलावा हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट सिंपल है, कॉन्सेप्ट कुछ पहले के भी हैं फ्रिक्शन के, कुछ अभी के हैं, तो कॉन्सेप्ट मिक्स होकर के आएंगे। लेकिन आपका हर एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। इस क्वेश्चन में देखो क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव करने हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव करने हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे पूछा है काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब कि जस्ट टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की मूव करने की। तो चलो काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या पूछ ली इसने, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ ली, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछना चाहिए था स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक से आप इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, पढ़िए और सारे क्वेश्चंस भी इन पे अटेम्प्ट करिए। टिल देन बाय, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।